नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है इस चैनल पर जहाँ पे हम यूपी पीजीटी जीआईसी और आज की जो वीडियो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस की है। और ये क्वेश्चंस आपके लिए, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी पीसीएस दे रहे हो, ये क्वेश्चंस आपको सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको क्वेश्चन की क्वालिटी पता चलेगी। और ये बहुत रैंडम, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो एक क्लियरिटी के लिए क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना। पहला क्वेश्चन है, अमॉन्ग द गैसेस ए टू ई द गैस दैट कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट आर। इसमें से कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करती हैं? CO2, H2O, CFC गैसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, O2 और साथ में है ओजोन O3। तो आप इसका सही आंसर देखोगे तो CFC को छोड़ के A, B, C और E, ऑक्सीजन को छोड़ के ये सभी गैसेस, CO2 हो, वाटर हो, CFCs हो, O3 हो, ये सभी गैसेस आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं। तो सही आंसर आपका बनेगा फोर्थ। तो थोड़ा सा आप जान लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। आपको पता होना चाहिए अबाउट 75% ऑफ द सोलर एनर्जी रीचिंग ऑन अर्थ इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस। आपने क्या बोला? 75% जो सोलर एनर्जी हमारी आ रही है वो अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब कर ले रही है, इसे। तो बाकी 25% का क्या होता है? बाकी 25% जो है, जो भी है, वो रेडिएट बैक टू एटमॉस्फेयर। वो एटमॉस्फेयर में वापस जाती है और उसी एटमॉस्फेयर में जो हमारी कुछ गैसेस प्रेजेंट हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, CFCs एंड वाटर वेपर। यहाँ पे ये 5 टर्म्स लिखे गए हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFCs, ओजोन और साथ में वाटर वेपर। ये सभी ग्लोबल वार्मिंग काज करती हैं और ये सभी गैसें ही नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के अंदर है और एटमॉस्फेयर में ये जो हीट है इसको ये ट्रैप कर लेती हैं और टेम्परेचर को राइज करने का रीज़न बनती हैं। तो आप बोल सकते हो कि ये जो गैसें एब्जॉर्ब हो रही हैं, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है 20%, ये ऑलमोस्ट ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के कारण ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न बनती हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। साथ में मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है आपको, इसीलिए आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़िए। आपका आंसर बनता है फोर्थ। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है फोटोकेमिकल स्मॉग। तो ये पूछा है, द कंपाउंड दैट इज़ नॉट अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं स्मॉग क्या होता है। स्मॉग जो है हमारा, वो एक्चुअली स्मोक एंड फॉग का मिक्सचर है। 2 टाइप के स्मॉग होते हैं, पहला क्लासिकल स्मॉग, दूसरा होता है फोटोकेमिकल स्मॉग। क्लासिकल स्मॉग जो होता है वो मिक्सचर होता है स्मोक, फॉग और सल्फर डाइऑक्साइड का। क्या बोला मैंने? क्लासिकल जो होता है स्मोक प्लस फॉग और कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इनका मिक्सचर होता है क्लासिकल स्मॉग। जबकि फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है, आप ध्यान से देखिएगा, फोटोकेमिकल स्मॉग, तो मेन कंपोनेंट फोटोकेमिकल स्मॉग का क्या होता है? दैट रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज। जो हमारी ऑटोमोबाइल और फैक्ट्रीज हैं, जो अनसैचुरेटेड मीन्स डबली बॉन्डेड एल्कीन एल्काइन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है जो, और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज, उन पे जब सनलाइट पड़ती है तो ये प्रोड्यूस होते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग भी बोलते हैं। और जबकि जो क्लासिकल स्मॉग है आपका, वो रिड्यूसिंग स्मॉग है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्लासिकल स्मॉग, रिड्यूसिंग स्मॉग। एक सवाल आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि रिड्यूसिंग स्मॉग में क्या कंपोनेंट्स है, तो आपको लिखना है स्मोक, फॉग और SO2। ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग में क्या कंपोनेंट्स हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जितने भी हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स
और आपका जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं इन पे जब सनलाइट होती है तो इसका रिजल्ट होता है फोटोकेमिकल स्मोक। इसका रिजल्ट होता है फोटोकेमिकल स्मोक। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो क्वेश्चन है द कंपाउंड दैट इज नॉट कॉमन इन फोटोकेमिकल स्मोक। तो इसका सही आंसर बनता है थर्ड, CF2Cl2। इसका एक्सप्लेनेशन और हम देखते हैं। और आप जब फोटोकेमिकल स्मोक को देखते हो तो आपके पास एक्सप्लेनेशन है कि फोटोकेमिकल स्मोक है क्या। ध्यान से देखिए, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं अनसैचुरेटेड जो कि अनबर्न फ्यूल से आते हैं, जो कि फैक्ट्री जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या जहाँ पे भी अनबर्न फ्यूल्स क्रिएट हो रहा है, और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, जब इन पे आप सनलाइट डालते हो तो NO जो है आपका कन्वर्ट होता है NO2 में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। और जो NO2 है, ध्यान से सुनिएगा, NO2 सनलाइट लेके पहला स्टेप क्या हुआ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, NO2 में, बाई यूजिंग सनलाइट। और ये NO2 वापस ब्रेक हो रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में NO प्लस ऑक्सीजन। ध्यान से सुनिएगा, ये ऑक्सीजन जो रिएक्टिव है, ये ऑक्सीजन जो नीसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं, ये वेरी मच रिएक्टिव और ऑक्सीजन के साथ जुड़ के जो एयर में प्रेजेंट है ओजोन गैस बनाता है। तो पहला आंसर तो यहीं पे हो गया कि फोटोकेमिकल स्मोक का एक कंपोनेंट, आपका फोटोकेमिकल स्मोक का एक कंपोनेंट ओजोन भी है, ओजोन बन रहा है। तो आप क्वेश्चन पे चलिए, ओजोन तो बन रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें पूछा है विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट, तो ये तो है कंपोनेंट, ओजोन तो है। आगे बढ़ते हैं। अब पूछता है ये जो ओजोन, ये आगे हम पढ़ते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या बोला कि आपका जो NO है वो NO2 में कन्वर्ट हो रहा है, और ये NO2 सनलाइट की प्रेजेंस में ही NO प्लस ऑक्सीजन दे रहा है, और ये जो ऑक्सीजन बन रहा है ये एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ मिलके ओजोन बना रहा है, O3 बना रहा है। तो फोटोकेमिकल स्मोक में O3 तो फॉर्मेशन होता है। अब ये जो O3 बना है, ये फर्दर O3 जो बना है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो आपके हैं उनके साथ रिएक्ट करता है और NO2 प्लस O2 देता है। ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप आगे बढ़िए। ठीक, आपको मालूम होना चाहिए कि ओजोन जो है एक टॉक्सिक गैस है, जबकि NO2 और O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुल मिला के आपने क्या बोला, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो अब रिएक्ट करेंगे किसके साथ, जो अनसैचुरेटेड अनबर्न फ्यूल है, अनबर्न फ्यूल के साथ ये रिएक्ट करेंगे, जिसमें हम बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका SSC का एग्ज़ाम हो गया, UPPCS हो गया, इवन UPSC के लिए भी ये हेल्पफुल है। ठीक, तो ये पूछा जाता है आपको एक कॉन्साइज वे में मैं यहाँ कंटेंट दे रहा हूँ, तो आप वीडियो से जुड़े रहिए, लास्ट तक देखिए वीडियो को। अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग आपने बनाया है, वो ये जो अनबर्न्ड आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके साथ रिएक्ट करके फॉर्मल्डिहाइड बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड बनाते हैं, एक्रोलीन बनाते हैं, और साथ में पैन बनाते हैं, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। आपको फार्मूले में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वनडे एग्जाम्स हैं, इन्वायरमेंटल के क्वेश्चंस हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि फॉर्मल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला होता है SCHO, एक्रोलीन फार्मूला आपके साथ सामने दिया है, आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, और पैन, पैन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें परऑक्साइड लिंकेज होता है ना, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, 3 कंपोनेंट हैं। तो आपका जो आंसर है कि ये तो बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है, तो आंसर हो जाएगा CF2Cl2, जो एक कंपोनेंट नहीं है फोटोकेमिकल स्मोक का। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेशन। ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेशन से क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज मेथमोग्लोबिनेमिया। मेथमोग्लोबिनेमिया एक टर्म है, मेथमोग्लोबिनेमिया। आपको मालूम होना चाहिए कि मेथमोग्लोबिनेमिया के लिए कौन जिम्मेदार है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसके लिए जो आंसर आएगा वो आएगा लेड। अगर लेड की क्वांटिटी वाटर में 50 ppm से ज़्यादा है, 50 ppm से ज़्यादा है, यहाँ एक टर्म आया है ppm, ये यूनिट है जिसमें आप मेज़रमेंट करते हो शुद्धता की। ठीक, एयर में एयर की शुद्धता, पानी में क्या टॉक्सिसिटी है, उसके लिए ppm प्रयोग किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन, हमें केमिस्ट्री में नहीं जाना है। तो
लेड अगर वाटर में 50 ppm से ज़्यादा है तो आप ग्लोबिनेमिया के लिए जाते हो, आपको ये डिजीज़ होने का खतरा है। ठीक, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए। वाटर में ध्यान से देखिए, अगर फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन डिफिशियंसी है तो एक डिजीज़ कॉज करता है ये, जिससे टूथ डिके होते हैं। हमारे दांतों का जो क्षरण होता है वो फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन की कमी से होता है। फ्लोराइड आयन की कमी होती है तो आपके टूथ डिके करते हैं। तो कभी कभी हम वाटर में सॉल्युबल फ्लोराइड्स मिलाते हैं, ठीक, और उसका कंसंट्रेशन कहाँ तक लाते हैं, 1 ppm तक। फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए हमारे वाटर में, 1 ppm तक। ये क्वेश्चन भी जरूरी है। जब ये आपका फ्लोराइड आयन 1 से बढ़ के 2 ppm हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, 2 ppm हो जाता है तो ये ना ब्राउन मोटलिंग ऑफ टीथ करता है। मतलब मीन्स ये आपके दांतों के ब्राउन मोटलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर आपने फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन को 10 ppm से ज़्यादा बढ़ा दिया तो ये बहुत हार्मफुल है आपके बोन्स के लिए और आपके दांतों के लिए। तो आपको ध्यान से देखना है कि कभी कभी फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन अगर 10 ppm से ज़्यादा चला गया तो ये आपके इनेमल के लिए बहुत खतरनाक है, इनेमल को हार्डर बनाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, इनेमल को हार्डर बनाता है तो कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो आपको ध्यान से देखना है कि फ्लोरोपेटाइट, ध्यान से देखिए, ये एक कंपाउंड है इनेमल में जो पाया जाता है। यहाँ पे एक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा है, आपको बस ये एक नज़र मार के रखना है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, याद नहीं करना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स होता है CaOH का होल ट्वाइस, OH को रिप्लेस कर देता है फ्लोरीन। OH को रिप्लेस कौन कर देता है, फ्लोरीन, CaF2। तो ये आपको दिखेगा कंपाउंड, तो आप ध्यान से देखिए। अगर फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो ये इनेमल को हार्डर करता है, आपके इनेमल को हार्डर करता है। और कौन से कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से, ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। तो फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन होना कितना चाहिए, 1 ppm। 2 ppm तक अगर ये है तो ब्राउनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और अगर ये 10 ppm से ज़्यादा हो गया तो आपके इनेमल को हार्ड करेगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, अब यहीं पे आपको ध्यान से देखना है कि लेड आयन का क्या होना चाहिए। लेड आयन का हमारा जो कंसंट्रेशन है वो 50 ppb पार्ट्स पर बिलियन है और ppm पार्ट्स पर मिलियन है। तो 50 ppb, अभी ppb और ppm में आपको परेशान नहीं होना है। तो अभी हमने आपको क्वेश्चन में क्या बताया था, 50 ppm लोड, ये आंसर नहीं बनेगा, बनेगा हमारा नाइट्रेट, 50 ppm नाइट्रेट, ये मिस्टेक हुई है हमसे। तो लेड का जो अगर 50 ppb से ज़्यादा होता है तो किडनी, लीवर, इन सब के लिए दिक्कत है। सल्फेट आयन अगर 500 ppm से ज़्यादा होता है तो भी हमारे लिए दिक्कत है। तो आपको एक वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। नाइट्रेट आयन है वो 50 ppm तक अलाउ है, 50 ppm से ज़्यादा होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की बीमारी होगी, जिसको ही बोलते हैं मेथमेग्लोबिनेमिया। तो आपको ध्यान रखना है, नाइट्रेट आयन अगर आपका 50 ppm से ज़्यादा होता है, 50 ppm से ज़्यादा होता है तो आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम का खतरा है। तो आप ओवरऑल एक आइडिया ले लीजिए। आयरन हमारे जो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर है उसमें 0.2 ppm तक होना चाहिए, मैग्नीज 0.05, एल्युमिनियम 0.2, कॉपर 3 ppm, जिंक 5 ppm, कैडमियम 0.0005 ppm। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ये अलाउ है, अगर इनसे ज़्यादा होता है तो आपको डिजीज़ होने की संभावनाएं रहेंगी। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से दिया है। एक वाटर सैंपल है जिसमें आयरन इतना है, मैग्नीज इतना है, कॉपर इतना है, जिंक कितना है। तो विच मेटल मेक्स द वाटर सैंपल अनड्रिंकेबल, पीने योग्य नहीं है, ये पानी पीने योग्य नहीं है, तो इसमें कौन जिम्मेदार है, आयरन, मैग्नीज, कॉपर या जिंक। आप इस वैल्यू को देखेंगे तो आयरन 0.2 तक अलाउ है, मैग्नीज 5 है, 5 ppm, जबकि मैग्नीज अलाउ कितना है, 0. यहाँ देखिए वैल्यू लिखी है 0.05। तो मैग्नीज आपको इस वाटर सैंपल को पीने लायक नहीं बनाते क्योंकि आपने वैल्यू कहीं ज़्यादा लिया है। कॉपर अलाउ है 3 तक, जिंक जबकि 5 तक अलाउ है। तो आंसर क्या होगा, मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से रिलेटेड है। व्हाट इज BOD। यहाँ 3 क्वेश्चन लगातार मैंने दिए हैं।
कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। इसको अभी हम देखते हैं। व्हाट मेथड ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स इन वाटर कैन बी डिटरमाइंड इफ बीओडी ऑफ द रिवर इज हाई। इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। व्हेन ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज इज डम्प्ड इनटू रिवर, एक नदी में आप बहुत ज़्यादा सीवर डंप करते हो तो बीओडी घटेगा या बढ़ेगा। तो हम थोड़ा सा बीओडी के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद इन चारों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। बीओडी आपका क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो बीओडी है आपका वो है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बाय द बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सर्टेन अमाउंट या सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ वाटर। मीन्स वाटर का कोई सैंपल है, इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होगा, और इस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, इस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए, इसके ब्रेक डाउन के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं वाटर में, उनको जितने ऑक्सीजन की डिमांड होती है, जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वही होता है बीओडी। मतलब जो भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा बैक्टीरियाओं के द्वारा टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर इज कॉल्ड बीओडी। ध्यान से सुनिएगा मेरे एक एक वर्ड को। बीओडी क्या है, वाटर में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उनको डिकम्पोज करने के लिए, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए जो भी बैक्टीरिया द्वारा रिक्वायर्ड ऑक्सीजन का मात्रा है, दैट इज कॉल्ड बीओडी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, बीओडी क्या है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाई बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये थर्ड आंसर आपका बनता है। यहीं पे आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो आपका क्लीन वाटर है उसकी बीओडी वैल्यू लेस देन 5 होनी चाहिए। क्या मैंने बोला, क्लीन वाटर की बीओडी वैल्यू कितना होना चाहिए, लेस देन 5 ppm। आपने बोल दिया क्लीन वाटर की बीओडी वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 5 ppm। और अगर आपका बीओडी 17 ppm से ज़्यादा है, क्या बोला मैंने, बीओडी 17 ppm से ज़्यादा है, तो आपका वाटर हाईली पॉल्यूटेड है, आपको ये ध्यान रखना है। तो बीओडी क्या है कि ऑक्सीजन की क्या अमाउंट, क्या रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की बैक्टीरियाओं द्वारा टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट किसी भी वाटर सैंपल में। तो बीओडी 17 से ज़्यादा है, इट मीन्स आपका जो वाटर है दैट इज़ हाईली पॉल्यूटेड। तो बीओडी ऑफ रिवर इज़ हाई, इट मीन्स द रिवर इज़ हाईली पॉल्यूटेड आंसर होना चाहिए। अगर बीओडी हाई है तो रिवर इज़ वेरी मच पॉल्यूटेड। ध्यान से सुनिएगा, आंसर सी बनता है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर आप ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज डंप कर दोगे, सीवेज मीन्स गंदगी आप डंप कर दोगे, टॉक्सिसिटी डंप कर दोगे, तो आपको बीओडी वैल्यू बहुत हाई चाहिए, तो आपका आंसर होगा इंक्रीज। अगर आप ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज इज डंप्ड इनटू वाटर, द बीओडी वैल्यू इज हाईली इंक्रीज्ड। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। यहाँ पे सी लगाया था, यहाँ पे ए लगाया है। यहाँ पे है व्हाट मेथड टू क्वांटिफाई द ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स इन वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द बीओडी। कितना ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, इसके लिए आप बीओडी वैल्यू को देख लीजिए। बीओडी से हमें पता चल जाएगा कि अगर ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है तो आपका जो पॉल्यूटेंट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लीशन, बहुत हाईली डिमांड टॉपिक है, ठीक। ओजोन होल रिफर्स टू, पहला क्वेश्चन है ओजोन होल रिफर्स टू। अभी हम इस पे आएंगे, क्वेश्चन करने से पहले हम डायरेक्ट आपके ओजोन के जितने भी टॉपिक हैं उससे रिलेटेड हम बातें कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे कि ओजोन लेयर क्या रिफ़र करता है, ठीक। तो एक छोटा सा आपको जानकारी लेना पड़ेगा ओजोन लेयर के लिए। ओजोन लेयर डिप्लीशन जब भी आप पढ़ते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका क्या कंपोनेंट है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो एटमॉस्फेयर का लोवेस्ट रीजन है जहाँ पे हम लोग रहते हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। यहाँ पे थोड़ा सा बात करो कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का जो लोवेस्ट रीजन है, एटमॉस्फेयर का लोवेस्ट रीजन है हमारा ट्रोपोस्फेयर। लोवेस्ट रीजन कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर। और इसी ट्रोपोस्फेयर में हम लोग रहते हैं, ठीक।
ट्रोपोस्फेयर, जिसकी रेंज आपको मालूम होना चाहिए, लगभग ये होता है अप टू हाइट 10 किलोमीटर, अप टू हाइट 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। जब ट्रोपोस्फेयर से भी ऊपर जाते हो आप 10 से 50 किलोमीटर तक, तो आपका आता है स्ट्राटोस्फेयर। स्ट्राटोस्फेयर, और इसी स्ट्राटोस्फेयर में जो होता है बहुत सारी गैसेस होती हैं, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, वाटर वेपर, ये सब सारी गैसेस होती हैं, ठीक है। तो इसी स्ट्राटोस्फेयर में आपका ओजोन भी पाया जाता है, जो कि सनलाइट से आने वाला जो हमारा रेडिएशन आता है उसका लगभग 99.5% यूवी रेज को अर्थ पे पहुंचने से रोकता है। ये ओजोन लेयर का काम क्या है, ये ओजोन गैस का काम क्या है, ये ओजोन जो है स्ट्राटोस्फेयर में ये लगभग 99.5% हार्मफुल जो रेडिएशंस है ना, हार्मफुल रेडिएशंस जो कि आपके अर्थ पे आती हैं, इनको रोकता है। इनको क्या करता है, रोकता है। आपको ये मालूम होना चाहिए, आपको ये इतना डिस्कशन मालूम होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट कहानी है वो आती है कि ओजोन होल क्या है। अब ध्यान से देखिए, तो आपने क्या बोला, स्ट्राटोस्फेयर को जो ऊपर है, स्ट्राटोस्फेयर के जो अपर पार्ट में है लगभग, वहाँ पे ओजोन पाई जाती है जो कि आपकी यूवी रेडिएशंस को रोकता है। अगर ये यूवी रेडिएशंस ना रुके तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्किन कैंसर डिजीज़ है वो ह्यूमंस में आसानी से पाई जाएगी। तो आपको ये चीज़ें दिमाग में बिल्कुल रखनी है। तो आपको देखिए, अब एक्सप्लेनेशन पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन करने से पहले ओजोन होल क्या बोलता है, ये ओजोन होल है रिडक्शन इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्राटोस्फेयर। इसका आंसर सी बनता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, वन ऑफ द पॉल्यूटेंट्स दैट इज जनरली हेल्पिंग इन द अर्ली डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के डिग्रेडेशन के लिए कौन सा पॉल्यूटेंट आपका जिम्मेदार है। इसको करने से पहले आप अंडरस्टैंडिंग पे जाइए। ये एक्सप्लेनेशन पार्ट है, आप ध्यान से देखिए। ओजोन लेयर एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए। तो ओजोन जो होता है वो थर्मोडायनेमिकली बहुत स्टेबल है, अनस्टेबल है, ठीक। अनस्टेबल है तो ये टूटता रहता है। O3 किस में टूटता रहता है, ऑक्सीजन में, और एक नवजात ऑक्सीजन में, ठीक है। तो एक इक्विलिब्रियम इन इस रिएक्शन के बीच में जो ओजोन है वो टूटता रहता है, और किस में, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन में, नीसेंट ऑक्सीजन में। तो ये यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम चलता रहता है, वो हमेशा टूटता रहता है, बनता रहता है, ठीक है। जो मेन रीजन है ओजोन लेयर डिप्लेशन का, दैट इज रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन आई है आपके पास, दैट इज रिलीज ऑफ CFCs गैसेस। जो CFCs होते हैं, जिनको हम फ्रियॉन्स भी बोलते हैं, ये नॉन रिएक्टिव हैं, नॉन फ्लेमेबल हैं, आग नहीं पकड़ते, नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। अगर एक बार CFC एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गए तो वो क्या करते हैं, यूवी रेडिएशंस के टच में आने पे वो ब्रोक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और क्लोरीन फ्री रेडिकल देते हैं। ये रिएक्शन आप ध्यान रखना। जो CF2Cl2 है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जो आपके फ्रियॉन्स हैं वो आपके ब्रेक डाउन होते हैं Cl रेडिकल में, और कार्बन रेडिकल CFCl2। ये जो Cl रेडिकल है, ये जो आपका ओजोन था उसके साथ रिएक्ट करता है और ClO रेडिकल बनाता है, और साथ में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनाता है। ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दो जगह से आ रहा था। ये ओजोन के टूटने से भी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बन रहा था, ऊपर वाली लाइन में मैंने आपको बताया था। और ये जो आपका बना है ClO रेडिकल, ये फर्दर ऑक्सीजन जो नीसेंट बनता है ओजोन के ब्रेकडाउन से, उसके साथ रिएक्ट करके फिर से क्या बना दिया, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की जनरेशन को आपने बढ़ा दिया, तो आप बोलते हो कि ये जो क्लोरीन रेडिकल है दैट इज कॉन्टिन्यूसली रीजनरेटेड, लगातार बनता रहता है। देखिए आप, ये ClO रेडिकल के साथ क्लोरीन रेडिकल फिर से मिल गया ना आपको, क्लोरीन रेडिकल फिर से बन गया। तो क्लोरीन रेडिकल लगातार बनने की वजह से ओजोन के साथ, ओजोन का ब्रेकडाउन, ओजोन के साथ वो रिएक्ट होकर उसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में तोड़ता जाता है। तो ओजोन के डिप्लेशन के लिए CFCs इस तरह कुछ जिम्मेदार हैं। ये रिएक्शंस भी आप देख लीजिए, कभी कभी इन रिएक्शंस से 20 से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ध्यान से देख लीजिए। ये केमिस्ट्री का पार्ट है, ये इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस हर जगह इम्पॉर्टेंट है।
ये जो ClO रेडिकल आपने बनाया था, ये ClO रेडिकल देखिए आप जो यहाँ पे है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके भी एक चेन ऑफ रिएक्शंस दे रहे हैं। ठीक, तो ClO रेडिकल बहुत ही Cl रेडिकल और ClO रेडिकल जो कि फ्रियोन्स में पाए जाते हैं, ईजिली फ्रियोन्स के ब्रेकडाउन से बनते हैं, वो ओजोन के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है ओजोन डिप्लेशन के लिए। आई होप आपको एक क्लियरिटी मिल गई होगी कि ओजोन लेयर कैसे डिप्लीकेट हो रही है, कैसे ब्रेक डाउन हो रही है, कैसे टूट रही है लगातार, फ्रियोन्स गैसेस का उसमें क्या रोल है, वो कैसे विलेन का काम करती है। एसिड रैन प्रोसेसेस, एसिड रैन में क्या क्या होता है, आपको एसिड रैन का थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा कि एसिड रैन में क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक, तो एसिड रैन प्रोसेसेस, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ऑल ऑफ दिस। आंसर आप बताओगे, पहले आप खुद से बताओ, उसके बाद आंसर देखना। एसिडिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ऑल ऑफ दिस। एसिड रेन क्या होता है आप एक बार देखो। एसिड रेन जो होता है जनरली क्या आपको मालूम होना चाहिए कि जो रेन वाटर है उसका पीएच लगभग 5.6 के आसपास होता है। कितना होता है पीएच? 5.6 के आसपास। जो रेन वाटर है उसका पीएच, रेन वाटर का पीएच आपने बोला 5.6 के आसपास होता है। रेन वाटर आपका पीएच 5.6 के आसपास होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि रेन वाटर में आप बोलते हो H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए पीएच वैल्यू 7 से कम 5.6 के आसपास होती है। ठीक है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपके जो एटमॉस्फेयर में है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की गैस पाई जाती है और वो वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाता है, दैट इज H2CO3। और ये एसिडिक है नेचर में, है ना, अम्लीय है, और इसकी वजह से आपका रेन वाटर का जो पीएच होता है वो 5.6 के आसपास होता है। ये यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, नॉर्मली द रेन वाटर हैज pH 5.6 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+, क्योंकि जो नेचर में CO2 गैस होती है वो कार्बोनिक एसिड बनाती है H2CO3 जो कि एसिडिक है, वो H+ देता रहता है ना। When the pH of the rain water drops below 5.6 it is called acid rain। एसिड रेन क्या है? जब आपका pH जो है वो 5.6 से भी नीचे आ जाए तो आप एसिड रेन बोलते हो, और उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ SO2 और NO2 है, क्योंकि SO2 और NO2 जो नेचर में ऑक्सीजन उपलब्ध है उसके साथ ऑक्सीडाइज होकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड देते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है ये आपके सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, यही जो आपके दो एसिड्स हैं वो जिम्मेदार है किसके लिए? ये जिम्मेदार हैं आपके एसिड रेन के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ध्यान से देखिएगा, H2SO4 और HNO3 ये जिम्मेदार हैं आपके किसके लिए? एसिड रेन के लिए। तो आंसर क्या लगा दोगे आप? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 भी, क्योंकि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में डायरेक्ट H2SO4 नहीं बनता, SO2 से H2SO3 भी बनता है और H2SO4 भी बनता है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर लगाइए, ऑल ऑफ दीज। तो एसिड रेन इज हार्मफुल फॉर एग्रीकल्चर, ट्रीज, प्लांट्स एंड डिजॉल्व एंड वॉशेज अवे न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर देयर ग्रोथ। पौधों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एसिड रेन जो है वॉश आउट कर देता है ना, तो ये हार्मफुल है। ताजमहल पे भी एसिड रेन का इफेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू मैन बिकॉज, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो आपकी बाइंडिंग कैपेसिटी है, बाइंडिंग कैपेसिटी किससे? हीमोग्लोबिन से जुड़ने की, हीमोग्लोबिन से जुड़ने की मच मोर हाइयर है। वैसे हीमोग्लोबिन से कौन जुड़ता है? ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन उससे लगभग 300 गुना, कार्बन मोनोऑक्साइड उससे 300 गुना इफेक्टिव है, वो ऑक्सीजन को हटा के खुद जुड़ सकता है। जब हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड की जुड़ने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है तो ये हमारे ब्लड से ऑक्सीजन को हटा सकता है, रिप्लेस कर सकता है, तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, इसलिए बहुत हार्मफुल है। इसीलिए बोलते हैं अंगीठी वगैरह जला के नहीं सोना चाहिए ना बंद कमरे में, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का जो है
बर्निंग से जो कोल के बर्निंग से कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है प्रोडक्शन होता है, जो कि हमारे ब्लड से ऑक्सीजन को हटा के खुद बाइंड हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि भाई अंगीठी में अंगीठी चला के नहीं सोना चाहिए। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, जिसमें हमने ओजोन लेयर से रिलेटेड बात की, एसिड रेन से रिलेटेड बात की, ओजोन होल में फ्रियोन्स की बात की, बीओडी क्या है उसकी बात की, वाटर सैंपल की बात की, और फोटोकेमिकल स्मॉग की बात की, और आपका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसकी बात की। तो वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।